Here is Mr. Niranjan. Please do come and share your words, Niranjan. सभी साथियों, दोस्तों और जो भी ये वेबिनार देख रहे हैं, सबको मेरा क्रांतिकारी सलाम, नमस्कार। और अभी हम देख रहे हैं पूरे भारत में या पूरे दुनिया में देख सकते हैं हमें कि फासीवाद के नया लहर चल रहा है। नव फासीवाद, न्यू फैसिज्म और नियो फैसिज्म एक लहर चल रहा है अभी। तो इस सिचुएशन में, इस बदले हुए परिस्थिति में अगर हम देखते हैं तो हमें समझ सकते हैं कि मुसलमान को या जो भी सेमेटिक रिलीजन से उनको टारगेट करके पहले पुराने जमाने में जैसे हिटलर या मुसोलिनी ने जो ज्यूज के खिलाफ किए हैं, उसी तरीके से अभी हमारे जो मुसलमान लोग हैं या जो भी माइनॉरिटीज है, इंडिया में माइनॉरिटीज मुसलमान लोग हैं और म्यांमार में भी मुसलमान लोग माइनॉरिटीज हैं, और ऐसे अलग अलग जगह पे, अलग अलग इलाकों में, अलग अलग राष्ट्रों में हम देख रहे हैं कि फांसीवादी दमन चल रहा है और जेनोफोबिया या इस्लामोफोबिया जिसको बोला जा रहा है, और ये सब चल रहा है अभी। और इस विशेष परिस्थिति में अगर हम देखते हैं तो हमें समझ सकते हैं कि हमारे भारत में या पूरी दुनिया में महिलाओं को, या जो महिलाएं हिजाब पहने हुए हैं या जो पर्दा पहने हुए हैं, उनको एक तरीके से दिखा के मतलब समाज से दूर हटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो इस विशेष परिस्थिति को हम अगर महिलाओं के नजरियों से देखते हैं तो मैम ने बहुत सारी चीजें बोला है इसके बारे में ऐतिहासिक तरीके से, और लेकिन मैं थोड़ा सा इसके बारे में राजनीतिक तरीके से बोलना चाहता हूँ। 19th सेंचुरी, जैसे मैम ने बोला पहले कि 19th सेंचुरी के अंत में ये पूरे दुनिया में इस इश्यू को लेके मतलब महिलाओं को या मुसलमानों को टोटली इस तरीके से एक सेक्लूड कर रहा है। इसका कारण ये है कि 1890s में जैसे लेनिन ने अपने इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म बुक में बताया है, 1890s में कैपिटलिज्म, पूंजीवाद अपने रूप बदल के इस हाईएस्ट फॉर्म में पहुंच गया, दैट इज इंपीरियलिज्म। दे क्रिएटेड कॉलोनीज बना के, उपनिवेश करके अलग अलग राष्ट्रों में अपने राय बना के ऐसे कैपिटलिस्टिक शोषण कर रहे थे। तो इस तरीके से अगर देखते हैं तो पूरे दुनिया में हम जैसे कॉलोनीज बना रहे थे, और इससे एक व्हाइट मैन बर्डन के रूप में, जो अनसिविलाइज लोगों को सिविलाइज करने का बर्डन के रूप में ये लोग मान के आगे बढ़ा और यहाँ राय साबित करने का एक जस्टिफिकेशन बनाया। जैसे पुराने जमाने में आर्यंस यहाँ के द्राविडियंस को क्या है दबाने के लिए या द्राविडियंस के ऊपर हेजिमनी क्रिएट करने के लिए जो जस्टिफिकेशन यूज किया, वैसा ही व्हाइट हेजिमनी के रूप में या व्हाइट मैन्स बर्डन के रूप में वो लोग, और ये लोग वेस्टर्न लोग ईस्टर्न लोगों को या जो भी अलग अलग जगहों पे थे या कॉलोनीज में थे, उनको एक तरीके से निचुक दिखा के या पिछड़े दिखा के अपने राय साबित करके अपने हेजिमनी एस्टेब्लिश किया। तो इसी वक्त पे हमारे हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में अगर देखते हैं तो जेम्स मिल ने पहली दफा यहाँ इंडियन हिस्ट्री को कम्युनल तरीके से हिंदू एरा, मुस्लिम एरा और ब्रिटिश एरा के रूप में 3 डिवीजन किया था। और इंडियन हिस्ट्री में कम्युनलिज्म का शुरुआत यही था, और उसके बाद संघ परिवार जैसे संगठन शुरू हो गया, आरएसएस, हिंदू महासभा, और ऐसे मुसलमान को एक तरीके से इनसिक्योरिटी फील करने का एक सोच उन्होंने लेके आया। ये सोच है हिंदुत्व, मतलब हिंदू राष्ट्र बनाने का आरएसएस का सोच। ये हिंदुत्व, मनुवादी हिंदुत्व इसको हमें अभी बोल सकते हैं, क्योंकि मनुस्मृति यहाँ लागू करके हमारे संविधान को संविधान से कोई मतलब नहीं है, ये भाजपा के या आरएसएस के समझ है। तो इसलिए यहाँ हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, और इसमें सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि एक हिंदू राष्ट्र में मुसलमान का स्थान क्या होगा, मतलब मुसलमान को सेकेंडरी सिटीजन जैसा माना जाएगा, और हिंदू राष्ट्र में जो भी हमारे मतलब सिंध से लेके कन्याकुमारी तक या समुद्र तक जो भी अपने पितृभूमि मानते हैं और पुण्य भूमि मानते हैं। पुण्य भूमि का मतलब ये है कि अपने धर्म कहाँ पैदा हो गया उसको पुण्य भूमि मानते हैं। और इस तरीके से मुसलमानों को एकदम यहाँ से बाहर से आए हुए लोग जैसे दिखा के एक तरीके से जेनोफोबिया यहाँ क्रिएट कर रहे हैं। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो महिलाओं भी बहुत बड़ा विक्टिम्स है इसका। और इंडिया में हमें पता है कि ब्राह्मणवादी पितृसत्ता, ब्राह्मणवादी पितृशाही महिलाओं को गुलाम बना के रखा है।
कि अपने सेक्सुअल डोमिनेंस ओवर वुमेन, ये सब क्रिएट करके, और जात के हिसाब से भी इंटरकास्ट मैरिज नहीं कर सकते हैं, खुद अपने जाति से ही एक लड़का से शादी करना है, और प्यूरिटी ऑफ सेक्स, ये सब कुछ बहुत सारे चीजें, मतलब हमारे सड़े हुए चीजें मनुस्मृति जैसे जैसे किताबों में लिखे थे, और इसको हमारे जो भी बाहर से आके यहाँ के लोग बन गए थे, उन लोगों पे भी इम्पोज करने के लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं। और शमसुल इस्लाम ने अपने अपने किताब में सही तरीके से बताया है, जो भी पंजाब में मुस्लिम है और हिंदू है, उनके बीच में जितने समानता है उतना समानता नहीं है बंगाल के और पंजाब के हिंदुओं के बीच में। मतलब ये एक होमोजेनिटी का कैरेक्टरिस्टिक केवल धर्म नहीं बनता है, अलग अलग फैक्टर्स है उसके पीछे। तो इसलिए हमें बड़े पॉलिटिकल नजरिए से देखते हैं तो हमें समझ सकते हैं कि इंडिया को एक यूनिफॉर्म नेशन बनाने के लिए एक जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड को यहाँ लागू करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अंबेडकर ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का प्लान किया था, उसको फिर अबैंडन करने का भी एक दूसरा रीजन है। इसलिए अंबेडकर ने भारत के आर्थिक व्यवस्था या आर्थिक समस्या को समझ के, यहाँ के जो गैर बराबरी को समझ के, और इसमें धर्म और जात का जो क्या इससे संबंध है उसको समझ के अंबेडकर ने यूनिफॉर्म सिविल कोड फिर लागू नहीं किया इधर। इसलिए लेकिन यहाँ जो बीजेपी सरकार जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हिजाब बैन भी उसका एक पार्ट है। हम देखते हैं तो हिजाब बैन भी उसका एक पार्ट है। पूरे इंडिया में एक ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लाके यहाँ जो भी इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजियस मैरिजेस होते हैं उसको लव जिहाद के नाम पे बेचते हैं। और यहाँ जो भी मुसलमान के जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन इधर आए हैं उसको सबको हटा के टीपू सुल्तान के योगदान को हटा दिया। और मोपला विद्रोह में यहाँ ऐतिहासिक लड़ाई हुआ था, उनको भी कम्युनल तरीके से पेश करके यहाँ से हमारे हिस्टोरिकल मार्टियर्स डिक्शनरी से हटा दिया था। ये सब पहले हुआ था ऑलरेडी। और 2014 से ये नव फांसीवादी दमन इंडिया में सत्ता कब्जा करके यहाँ आए हैं, और इससे सबसे ज्यादा दिक्कत महिलाओं को होगा, ये हमें समझना पड़ेगा। और जो भी ऊपर से आने वाला बदलाव और नीचे से आने वाला बदलाव के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि अगर कोई किसी को फोर्स करते हैं, किसी महिला को कोई किसी भी परिवार में हिजाब पहनने के लिए, बुर्का पहनने के लिए फोर्स करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। अगर ये एक्सटेंसिवली होता है, ये पूरे समाज में होता है, तो महिलाएं इसके खिलाफ बात रखेंगे। और इसको अगर उल्टा तरीके से अगर ऐसा नहीं हो रहा है और संघी लोग ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा पेशने के लिए, पूरे समाज में मेजोरिटी परिवार में ऐसा हो रहा है, कई कई जगह पे हो रहा है, लेकिन ये संघी लोग जैसे दिखा रहा है, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा हमारे बैचमेट्स भी बहुत सारे लोग कभी कभी हिजाब पहन के आते हैं, कभी कभी जीन्स पहन के आते हैं, अपने मर्जी से कपड़े पहनते हैं। ये सब कुछ हमें देख सकते हैं कि हम ये अपने क्या है, एक प्राइवेट ये है, और इसमें कोई पुरुष को कोई लेन देन नहीं है इससे, इस पे डिसाइड करने के लिए, इस पे निर्णय लेने के लिए। और 2019 में अगर देखते हैं तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा संघर्ष हुआ था, जिसमें ये महिलाओं का फेमिनिस्ट मार्च हुआ था उधर, मतलब पितृसत्ता के खिलाफ, पितृशाही के खिलाफ। और उसमें बहुत सारे बहुत बढ़िया नारा आए थे, अपने मौजा खुद ढूंढो, अपने रोटी खुद कमाओ, मेरे जिस्म मेरे मर्जी, डिक पिक्स अपना ही पास रखो। मतलब ये जो सेक्सुअल ऑफेंस या सेक्सुअल डोमिनेंस ओवर महिला या महिलाओं के खिलाफ जो भी सेक्सुअल डोमिनेंस हो रहा है, उसके खिलाफ महिलाओं ने अपने बात रखा। और कभी भी ऐसा मुसलमान परिवार में या मुसलमान समाज में ऐसा नहीं हुआ है, जब मुसलमान के ऊपर हत्या हुआ था तभी महिलाओं चुपचाप बैठा, ऐसा नहीं हुआ है कभी भी। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि हमें मुसलमान महिलाओं को सारे महिलाओं जैसे ट्रीट करना चाहिए, और कोई इस्लामोफोबिक टूल इसमें इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और जैसे हमें पता है कि जैसे बीफ के बारे में या मुसलमान लोग जैसे कलेक्टिव प्रेयर्स लेते हैं, और उर्दू लैंग्वेज, उर्दू भाषा को भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। उर्दू भाषा को एकदम ये लोग इंडिया वाला भाषा नहीं समझते हैं, इसलिए नए शिक्षा नीति में उर्दू नाम के एक शब्द भी नहीं है। इससे हमें समझ सकते हैं कि संस्कृत को बढ़ावा देके और मनुवादी हिंदुत्व को ये लोग मजबूत करने के लिए कितना कोशिश कर रहे हैं,
और यहाँ के जो पिछड़े संस्कृति है या खराब संस्कृति है, जातिवादी पितृसत्तावादी संस्कृति है, उसको एकदम टच नहीं कर रहे। सिर्फ मुसलमान के जो भी है, मुसलमान के संस्कृति को ये लोग बदलने के लिए कोशिश कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि ऐसा कि मुसलमान महिलाएं बहुत पिछड़े लोग हैं और हिंदू महिलाएं बहुत आगे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा महिलाओं को क्या है, लिटरेसी रेट कम है, तो उसका कारण ये रिलीजियस प्रैक्टिसेस नहीं है, लेकिन आर्थिक समस्याएं हैं। आर्थिक समस्याएं इसका सबसे बड़ा मूल कारण है। और इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि किसी को भी हमें फोर्स नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज पहनने के लिए या उतारने के लिए भी। और इसलिए एक लोकतांत्रिक सेटअप में, एक डेमोक्रेटिक सेटअप में हमें इस हिजाब बैन को पूरे तरीके से विरोध करना पड़ेगा, क्योंकि इसका इंटेंशन भी क्लियर है। यहाँ हिंदू राष्ट्र साबित करके पूरे मुस्लिम को, जैसे सीएनआरसी मूवमेंट हम देख रहे हैं, सीएनआरसी में भी वही है, मतलब उसका इंटेंशन वही है कि यहाँ से मुसलमान लोगों को दूर भगाना है, यही उनका इंटेंशन है। और पूरे और रोहिंग्यन मुस्लिम्स को बहुत गलत तरीके से दिखा रहा है, और ये सब अमेरिका जैसे राष्ट्रों भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इसलिए हम लोग पूरे तरीके से इस भाजपा सरकार और आरएसएस के जो नेक्सस है, बांधव है, उसके खिलाफ हमें बात रखना पड़ेगा। और साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ भी हमें बात रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब साम्राज्यवादी जो इंपीरियलिस्ट क्राइसिस है, इंपीरियलिस्ट क्राइसिस से जनता के क्या है नजरिया धर्म के ऊपर रखने के लिए, और जो क्राइसिस इधर हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, बेरोजगारी हो रहा है, गरीबी हो रहा है, उससे जनता के जो क्या है अटेंशन को या उसको ध्यान को डिस्पर्स करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए ये लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए एक और बात ये बोलना है कि हमारे समाज में ऐसा अगर कुछ हमारे समाज में हमें देख सकते हैं, यूपी के गांव में जाके देख सकते हैं कि कितने लोग अपने हिंदू धर्म के लोग, कितने लोग अपने क्या है सिर को बांध के रख या कवर करके बैठे हैं, और कितने लोग राजस्थान में या बिहार में और अलग अलग क्या है धर्मों में। और जैसे मैम ने पहले बोला था, ये व्हील्स जो है या पर्दा जो है, इस्लाम धर्म के से पहले ही ये प्रैक्टिस पूरे दुनिया में चल रहे थे। और इसको ज्यादा से ज्यादा रिलीजन्स में, ज्यादा से ज्यादा धर्म में मॉडेस्टी का प्रतीक ही माना जाता है, और इस्लाम इसके लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है। सारे रिलीजन्स में जो चल रहे हैं वही इस्लाम में चल रहे हैं, और कोई फर्क नहीं है इसमें। इसलिए अगर हमें इसके खिलाफ ये लोग बात कर रहे हैं, तो सारे धर्म के खिलाफ भी बात करना पड़ेगा। जो भी धर्म इसको लागू कर रहे हैं इसके खिलाफ भी बात करना पड़ेगा। लेकिन ये लोग सिर्फ इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे हैं। इस्लाम महिलाओं को एजुकेशन से दूर रखने के लिए से कोई फर्क पड़ेगा क्या? पड़ेगा। तो इसलिए, और दूसरी बात यह है कि जैसे स्लट शेमिंग हो रहा है, यहाँ कोई लड़की क्या है छोटे नी से छोटे जीन शॉर्ट्स पहनते हैं या बिकनी पहनते हैं, तो स्लट शेमिंग से पुकारा जाता है। तो वैसा ही अगर कोई लड़की अपने मर्जी से बुर्का पहनती है या अपने कल्चर को या अपने आइडेंटिटी को क्या है रेस्पेक्ट करके, अपने आइडेंटिटी को मान देके कोई लड़की अगर बुर्का पहनती है, तो अगर उनको शेम करना भी सबसे ये स्लट शेमिंग का एक अलग रूप है वो। इसलिए अगर जो भी लोग ये स्लट शेमिंग को या छोटे कपड़े पहनने वालों को खिलाफ बात रखते हैं, या छोटे कपड़े पहनने वालों को टीज करने वालों से या मजा उड़ाने वालों के खिलाफ बात रखते हैं, तो इसके खिलाफ भी हमें बात करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो भी वाइट डोमिनेंट या वाइट सुप्रीमेसिस्ट फेमिनिस्ट है, या इट्स नॉट अबाउट रेडिकल फेमिनिज्म, इट्स अबाउट वाइट सुप्रीमेसिस्ट फेमिनिज्म। वाइट सुप्रीमेसिस्ट फेमिनिस्ट जो है इंटरसेक्शनैलिटी को बिना समझ के, अपने जो भी बैकवर्ड कम्युनिटीज है उसको टारगेट करके, उसको एकदम सोशल इनसिक्योरिटी क्रिएट करके, आर्थिक इनसिक्योरिटी तो है ही ऑलरेडी, और उसके साथ ही साथ सामाजिक इनसिक्योरिटी भी क्रिएट करके उनको दूर भगाने के लिए और समाज से एकदम एलियनेट करके यहाँ से दूर हटाने के लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं। ये इनका इंटेंशन बहुत साफ है, बहुत क्लियर है। इसलिए हमें इसके खिलाफ पॉलिटिकली अपने बात रखना पड़ेगा, और पॉलिटिकली इसके खिलाफ लड़ना भी पड़ेगा। और अभी हम हमें देख सकते हैं कि चुनाव चल रहा है अभी,
और लव जिहाद के नाम पे कितने केसेस अभी ये लोग कर रहे हैं, उसको लीगलाइज करने के लिए एक तरीके से ये 18 साल से बढ़ा के 21 साल तक ये कानून भी लागू किया था। ऐसा ऐसा अलग अलग तरीके से मुसलमान को टारगेट करके यहाँ बहुत सारे कानून लागू हो रहा है, नीतियां लागू हो रहा है। तो इवन एनईपी में भी वैसा बहुत सारे क्लोज है जो धर्म के नाम पे या जात के नाम पे जो भी काम चल रहा है या लेबर डिविजन चल रहा है उसको मजबूत करने के लिए और महिलाओं के ड्रॉप आउट्स को क्या है जस्टिफाई करने के लिए, लीगलाइज करने के लिए बहुत सारे एनईपी में भी नीतियां लागू हो रहा है। तो इसलिए हमें देख सकते हैं कि सरकार पूरे तरीके से महिला विरोधी है और ये महिला विरोधी स्टेप भी है। महिलाओं को एक साइड से परिवार से फोर्स होता है, दूसरे साइड से स्टेट से भी या एडमिनिस्ट्रेशन से जो भी इनको कंपेल करते हैं, जो भी उन पे फोर्स डालते हैं, दोनों जगह से अगर महिला को फोर्स आते हैं तो बिल्कुल उनको पढ़ाई से आगे बढ़ नहीं पाएगा और वो बिल्कुल पीछे रहेगा और सामाजिक उनके सामाजिक मुक्ति नहीं होगा, सामाजिक मुक्ति नहीं हो पाएगा। ऐसा सामाजिक मुक्ति नहीं हो पाएगा तो महिला मुक्ति के बाद बिल्कुल आधा अधूरा रहेगा। और हम महिला मुक्ति के लिए लड़ने वाले लोग हैं, इसलिए महिला मुक्ति के लिए लड़ने वाले लोग महिला के शिक्षा के बारे में बात करना पड़ेगा, irrespective of her caste, gender, या कलर या ड्रेस और एनीथिंग। we have to maintain a sense of equality, not identity और यूनिफॉर्मिटी। हमें ऐसा कोई ये नहीं होना चाहिए, यहाँ इक्वालिटी का मतलब, बराबरी का मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं है। हर एक आदमी को अपना संस्कृति होता है, अपने कल्चर होता है, उस कल्चर को अपने व्यक्तिगत रूप से पालन करने के लिए हर आदमी को यहाँ के संविधान अधिकार देता है। इस संवैधानिक अधिकार को यूज करने के लिए हर एक महिला को अधिकार है, इसको छीनने के लिए किसी भी आदमी को, ये भी एक पितृसत्तात्मक सोच का भाग है। महिलाओं को एक ये लोग बोल रहे हैं कि पितृसत्ता से विमोचित करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उस साइड पे क्या है, वहां भी महिलाओं को एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट जैसे देख रहा है, एक लैंगिक वस्तु जैसे वहां भी महिलाओं को पेशते हैं। तो इसलिए इस सोच को बदलना है। ये कोई कपड़ा बदलने से कोई मतलब नहीं है, कपड़ा बदलने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस विचारधारा, जिस विचारधारा महिलाओं को सेक्सुअल ऑब्जेक्ट्स माना जाता है और अपने सेक्सुअल डोमिनेंस महिलाओं के ऊपर क्या है बना के रखने के लिए, मजबूत करने के लिए कोशिश करते हैं, इस सोच को, इस पितृसत्तात्मक सोच को बदल के बिना यहाँ कोई महिला मुक्ति पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम ये मांग रख रहा है कि ये संघी फैसिस्ट के जो भी हत्या इसके ऊपर हो रहा है, ये संघी फैसिस्ट को हमें राजनीतिक तरीके से इसके खिलाफ हमें हमारे लड़ाई जारी रखना पड़ेगा। इसलिए अगले आने वाला चुनाव, अभी यूपी में जो चुनाव चल रहा है, इसमें भाजपा सरकार को उखाड़ के फेंक के एक जो भी हमारे जनता के घोषणा पत्र है या जनवादी लोकतांत्रिक क्रांति के जो भी मांगे हैं उसके पूरे करने वाले जो भी है उनको वोट देना है और उनको जिताना है और हमारे जनता के आवाज को तेज रखना चाहिए और भाजपा को उखाड़ के फेंकना है। ये हमारा मांग भी है, ये हमारा विद्यार्थी संगठन का मांग है। और इसके साथ मेरा बात मैं समाप्त करता हूँ। सबको धन्यवाद। मुझे ये मौका देने के लिए ये एआरसो को मैं धन्यवाद देता हूँ। सबको धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, Niranjan. Thank you for sharing your words, and thank you for evoking basically a word that is civil code, which the government is trying to impose. Basically, I have said earlier that the ideas of Western feminism is used by the dominant Hindutva politics for their own political agenda, and the agenda is to impose that civil law, that civil code law. And again, I will say the line that we the citizens of India believe that our friends, our comrades, our citizens will not tolerate the injustice which will happen with any community. So thank you for the session. Now it's all about question and answer session. So there are a few questions.